चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरू कर रहा हूँ मैं एक नया ऑडियो। चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सो ये चैप्टर नंबर 3 है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंडीशन सही है कि देखिए अपने पास आप स्टडी मैट रखिए। मैं पहले पीपीटी से कराता था बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बहुत बच्चों के पास मेरी पीपीटी नहीं होगी, तो मैं स्टडी मैट से करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टडी मैट से ही करा रहा हूँ रिवीजन। तो प्लीज़ अपने पास बुक का एक्सेस रखिएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 4 पे आइए। देखिए ये रिवीजन है तो मैं मेन बातें रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए पेज नंबर 4। ऑडिट रिस्क क्या होती है? तो ऑडिट रिस्क सर वो रिस्क होती है जब ऑडिटर इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यहाँ दो कंडीशन है। ऑडिट रिस्क क्या होता है सर? ऑडिट रिस्क वो होता है जब ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है। यहाँ दो कंडीशन है। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ऑडिटर क्या दे रहा है? इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन। मतलब कायदे से, मेरी बात सुनिएगा, कायदे से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर को ओपिनियन क्या देना चाहिए? मॉडिफाइड। बट ऑडिटर ने इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया ना, मतलब ऑडिटर ने क्या दिया होगा? क्लीन रिपोर्टिंग किया होगा ऑडिटर ने। तो इसी को बोलते हैं ऑडिट रिस्क। इसी को क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? तो इसका मतलब ये है सर वो चांसेस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड या एरर हुई होगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉसिबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट आती कैसे है? इधर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब ये हमारा काम है इसको चेक करना। अच्छा, अब मिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था। मिस स्टेटमेंट मतलब अगर आप एफआरएफ को कंप्लाई नहीं करते हो तो उस वजह से जो गैप क्रिएट हो जाता है, उसी गैप को बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल AS2 का रूल क्या बोलता है कि इन्वेंट्री को आप वैल्यू कीजिए कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे। यही बोलता है रूल कि इन्वेंट्री को आप वैल्यू कीजिए कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे। बट आपने वैल्यू कर दिया हायर पे, गलती से या जानबूझ के। करना चाहिए था लोअर पे, कर दिया हायर पे, तो एक गैप क्रिएट हो गया ना। उस गैप को क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। अब वो जो गैप है वो मटेरियल है कि इमटेरियल है, वो तो फिर ऑडिटर का अपना जजमेंट है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल पे आ सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। देखिए इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ़ोन पे कोई कंट्रोल ना लगाऊं, मैं अपने फ़ोन पे कोई भी कंट्रोल ना लगाऊं, मतलब मेरा फ़ोन बिना कोई पासवर्ड प्रोटेक्शन के है, तो क्या रिस्क आ सकती है? उसी रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। बट मेरे फ़ोन पे पासवर्ड लगा है, मेरे फ़ोन पे जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सब है, उसके बाद अगर मेरे फ़ोन पे रिस्क आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल रिस्क। तो इसी को रिलेट कीजिए ऑडिट में। मैं बोल रहा हूं कि मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल नहीं लगाया, तो क्या क्या रिस्क आ सकती है? उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। बट मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाया है, उसके बावजूद क्या क्या रिस्क आ सकती है? उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ठीक है, कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए पेज नंबर 6 पे ही इनहेरेंट रिस्क की एग्जांपल दी हुई है। पहला एग्जांपल पढ़िएगा।
And accounting standards provide guidance on some complex issues which might not be understood by the management. Therefore, recording of this issue carries inherent risk. मतलब कोई एएस है, एएस ने कुछ अपना ट्रीटमेंट बोला कि ऐसे होगा तो ऐसे करना है, वैसे होगा तो वैसे करना है, मैनेजमेंट ने इसको इंटरप्रेट नहीं किया या मैनेजमेंट को समझा ही नहीं करना क्या है इसमें, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट गलत रिकॉर्ड करेगा उसको। क्या हो गया ये इनहेरेंट रिस्क। यहाँ पे कोई कंट्रोल फेलियर हुआ ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है, अगर मैनेजमेंट कोई कंट्रोल नहीं लगाता है तो क्या क्या रिस्क आ सकती है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। बट जब मैनेजमेंट कंट्रोल लगाता है, सारे सेफ्टी फीचर्स, सारे कंट्रोल फीचर्स होते हैं, उसके बावजूद अगर रिस्क आ रही है, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज बता दी हैं कि ऐसा होगा तो ये डिस्क्लोज करना है, वैसा होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब ठीक है, मैनेजमेंट को एक शब्द समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली हाई चांसेस है कि मैनेजमेंट उसकी रिकॉर्डिंग गलत करेगा। इसको क्या बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। यहाँ पे कोई कंट्रोल फेलियर नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई कंट्रोल फेलियर नहीं हुआ है। कंट्रोल था ही नहीं तो कंट्रोल फेलियर होगा कैसे। अब पेज नंबर 7 पे आइए, कंट्रोल रिस्क की एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ मैं। पहला ही एग्जाम्पल है, कंपनी हैज डिवाइस कंट्रोल दैट कैश एंड चेक बुक्स शुड बी केप्ट इन अ लॉक्ड सेफ and access is granted to authorize only. There is risk that control is not being followed. कंपनी ने कंट्रोल लगा रखा है कि जो भी कैश और चेक बुक्स होते हैं हम उसको किसी ऑथराइज पर्सन को देंगे, ठीक है, और वो लॉक्ड रहेगा हमेशा। कैश और चेक बुक लॉक्ड रहेगा और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन को रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐरा गैरा कैश और चेक बुक को एक्सेस कर ले रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंट्रोल फेलियर है। क्योंकि आपने कंट्रोल क्या लगाया था कि कैश और चेक बुक सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही मिलेगा और लॉक्ड रहेगा हमेशा। फिर भी अगर कोई तीसरा बंदा, कोई अनऑथराइज बंदा आके एक्सेस करता है तो ये क्या हो गया, ये तो फिर कंट्रोल में कमी है, इसको कंट्रोल फेलियर बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है कि ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर पे आती है कि जब ऑडिटर फेल हो जाता है मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में। ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं, ऑडिटर के जो चेकिंग है, वो इतनी कारगर नहीं है, वो इतनी सफल नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी मटेरियल में स्टेटमेंट्स है उसको डिटेक्ट कर पाए। हो सकता है ऑडिटर ने अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं ली होगी, हो सकता है ऑडिटर ने मटीरियलिटी ढंग से सेट नहीं की होगी, हो सकता है ऑडिटर ने प्लानिंग ढंग से नहीं की होगी, हो सकता है ऑडिटर ने रॉमम को एसेस ढंग से नहीं किया होगा। इसी वजह से डिटेक्शन रिस्क आ रही है। डिटेक्शन रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अभी ये टर्म छोड़ दीजिए, टर्म आपको वहाँ समझ में आएगा जब मैं आपको 530 पढ़ाऊँगा। 530 क्या है, सैम्पलिंग, तब समझ में आएगा। अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ऑडिट रिस्क में क्या चीज़ नहीं आती है, तो दो चीज़ नहीं आती है, दो चीज़ नहीं आती है। एक तो ऑडिटर का खुद का अपना बिजनेस रिस्क, ऑडिटर का अपना खुद का बिजनेस रिस्क, या दूसरा मैंने क्या बोला आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फिर भी ऑडिटर ने क्या दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन। ये ऑडिट रिस्क में नहीं आता है, क्योंकि ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या थी कि ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब इसका उल्टा कर दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट था ही नहीं, फिर भी ऑडिटर ने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया, मतलब ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, तो ये ऑडिट रिस्क में नहीं आती है। ये दो बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज में यही सारी बातें हैं कि रिस्क ज़्यादा है कि रिस्क कम है, ये हमारा अपना जजमेंट है। किसी क्लाइंट के लिए 5,000 रुपये बहुत कम हो सकता है, किसी क्लाइंट के लिए 5 लाख रुपये बहुत कम हो सकता है, तो ये हमारा जजमेंट है। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, और ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। फिर से बोल रहा हूँ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का फॉर्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, और ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला होता है इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। अब मैं शुरू कर रहा हूँ ऐसे 315 पेज नंबर, आइए आप लोग पेज नंबर 12 पे। ऐसे 315 का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीचे देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इसको स्टार कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन आता है 315 का या 315 लगाने के पीछे एक ऑडिटर का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला पॉइंट तो बेसिक है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और एसेस करना है रॉमम को। पहला ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रॉमम को, दो लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें दिमाग लगेगा, सुनिएगा, इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोल रहे हैं हमको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जब हमें क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, उस आइडेंटिफाइड रिस्क को असेस करना है। पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, अंडरस्टैंडिंग लेके, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, पता चलेगा। उसके बाद उस जो हमने रिस्क को पकड़ा है उसको असेस करेंगे, उसकी सीवियरिटी चेक करेंगे। तीसरा, फिर उस रिस्क को बेस बनाएंगे और देखेंगे कि इस रिस्क की वजह से और क्या क्या रिस्क आ सकता है। फर्स्ट में हमने रिस्क को पकड़ा, सेकंड में हमने उस रिस्क को असेस किया कि रिस्क कितनी है, ज़्यादा है, कम है। थर्ड में हमने उस रिस्क को बेस बनाया और हमने देखा अगर ये रिस्क आ रही है तो ये भी रिस्क आ सकती है। हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि और क्या क्या रिस्क आ सकती है, थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में हम सबको सारे रिस्क को असेस कर रहे हैं और एक लाइक्लीहुड चेक कर रहे हैं। लाइक्लीहुड देखिए, पहले पॉइंट में हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, सेकंड में हमने उसको असेस किया, थर्ड में हमने उस रिस्क को बेस बनाया और देखा कि और क्या क्या रिस्क आ सकती है। चौथा, हमने ओवरऑल असेसमेंट किया कि अगर इस रिस्क की वजह से ये सारी रिस्क आ सकती है तो टोटल लाइक्लीहुड क्या हुआ हमें स्टेटमेंट का। ये 4 पॉइंट है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, 315 लगाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, आइडेंटिफाई करो, एसेस करो रॉमम को, 2 लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। और दूसरा 4 पॉइंट है, आइडेंटिफाई करो रिस्क को, एसेस करो रिस्क को, उस रिस्क को बेस बनाओ और देखो और क्या क्या रिस्क आ सकती है। और चौथा, ओवरऑल लाइक्लीहुड चेक करो। अब 315 में हम लोग करते क्या है, रिस्क असेसमेंट करते हैं। 315 में हम लोग करते क्या, रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट करने के 4 प्रोसीजर्स हैं। 315 में हम लोग कर क्या रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। रिस्क असेसमेंट करने के 4 प्रोसीजर्स हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन। ठीक है। अब इंक्वायरी हम लोग किससे किससे कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर से कर सकते हैं, एम्प्लॉय से कर सकते हैं, इन हाउस लीगल काउंसिल से कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर से कर सकते हैं, रिस्क मैनेजर से कर सकते हैं। तो किसी से भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी क्यों करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। अब एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, ये आपको 520 जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। 520 530 आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 पे, तो जब रिवाइज कराऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ इसको नहीं टच कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप ऑब्जर्व करते हो, क्लाइंट के प्रोसीजर्स को देखते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, बस आप ऑब्जर्व करते हो, क्लाइंट के प्रोसीजर्स को ऑब्जर्व करते हो। इंस्पेक्शन का मतलब है चेकिंग करना, थरो चेकिंग करना, इन डेप्थ चेकिंग करना। फिर मैं सीधे आ रहा हूँ पेज नंबर 16 पे। मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 16 पे। नया कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नाम है मटेरियलिटी। देखिए मैंने आपको चैप्टर 1 में ही बोला था, क्या बोला था कि हम लोग 100% चेकिंग नहीं कर सकते।
और हम लोग गारंटी भी नहीं दे सकते। हम लोग देते क्या हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। सर 100% चेकिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकल ही नहीं है। आप सोचो IRCTC जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, आप उसका एक ही ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मटेरियलिटी का, कि सर कौन से ट्रांजेक्शन्स को चेक करेंगे, कौन से ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करेंगे। मटेरियलिटी में हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा, मैं ओरली रिवाइज कराऊंगा और समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप ये है, आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन कौन सा है? 315। आप क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हो तो आपको पता चलता है रिस्क ज़्यादा है कि रिस्क कम है। उसके हिसाब से आप एक बेंचमार्क सेट करते हो। बेंचमार्क का मतलब है मटेरियलिटी सेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि हम मटेरियलिटी बेंचमार्क सेट करते हैं 5,000 का। 5,000 का मतलब हुआ कि 5,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक करूंगा, 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। आपने अंडरस्टैंडिंग लिया, आपको पता चल गया क्लाइंट आपका बहुत बड़ा है, मतलब उसका टर्नओवर 10-15 करोड़ का है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स बहुत होंगे। तो ऐसे में अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन को चेक करूंगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मतलब भी नहीं है। तो आपने एक बेंचमार्क सेट किया 5,000 रुपये का। 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को आप इग्नोर कर दोगे, 5,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स को आप चेक करोगे। इसको बोलते हैं मटेरियलिटी इन प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम पे आपने एक मटेरियलिटी सेट किया, ठीक है। अच्छा, बट जब हम चेकिंग करने पहुंचते हैं तो हमें एक डर होता है। बहुत आराम से धीरे धीरे सुनिएगा, कहीं आपको लगे कि आप अटक रहे हो तो रिवाइंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पूरा कंट्रोल है। तो जैसे आप चेकिंग करने पहुंचते हो, अब आपको डर होता है कि यार मैंने तो मटेरियलिटी 5,000 सेट की है, मतलब 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक नहीं करूँगा। और व्हाट इफ अगर उन्हीं सारे ट्रांजेक्शन्स में मटेरियल में स्टेटमेंट हुआ तो? मेरी बात सुनिए, आपने एक बेंचमार्क सेट किया 5,000 का, मतलब आपने क्या बोला, 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को आप चेक नहीं करोगे, 5,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन को आप चेक करोगे। बट आपके दिमाग में एक डाउट आया कि अगर 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन में अगर मिस स्टेटमेंट है तो? जैसे फॉर एग्जांपल 4 बिल है, 2,000 के 2 बिल, 3,000 के 2 बिल, और इन चारों बिल में मिस स्टेटमेंट है, तो टोटल मिस स्टेटमेंट कितना हो गया? 10,000 रुपये का। 2,000 इंटू 2,000 मतलब 4,000, 3,000 इंटू 3,000 6,000, तो 4 + 6 10,000। लेकिन आपने क्या बोला था कि 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक नहीं करूँगा। अब आप सोचो 10,000 रुपये का मिस स्टेटमेंट अब आपके लिए मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आपकी मटेरियलिटी क्या थी? 5,000 रुपये। और आपने बोला कि 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन को मैं चेक नहीं करूँगा, बट 2,000 के 2 बिल में गलतियाँ निकल गई, 3,000 के 2 बिल में गलतियाँ निकल गई, मतलब टोटल गलतियाँ 10,000 की निकल गई। तो अगर आप ब्लाइंडली 5,000 की मटेरियलिटी सेट करके ऑडिट शुरू कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपने क्या किया, जब आप चेकिंग करने पहुँचे तो आपने मटेरियलिटी को कम कर दिया। आपने कहा कि अब मेरी मटेरियलिटी 2,000 है, मतलब अब 2,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक नहीं करूंगा, 2,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स को मैं चेक करूंगा। अब आप बच गए। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। आपने जब प्लानिंग किया था तो आपकी मटेरियलिटी थी 5,000, बट जब आप ऑडिट को परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपकी मटेरियलिटी हो गई 2,000। तो मैंने अपने मन से बोला, आप 2-3 जो भी रखना चाहो रख सकते हो आप। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम रिस्क से बच सकें। क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर मैं 5,000 रखता तो जो कम अमाउंट के ट्रांजेक्शन से हो सकता था उसमें मिस स्टेटमेंट होता, और वो मिस स्टेटमेंट का अमाउंट मेरे मटेरियलिटी को एक्सीड कर देता। तो ऐसा ना हो, इस वजह से मैंने मटेरियलिटी को कम पे रखा है।
इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अच्छा, नेक्स्ट पेज में आइए, पेज नंबर 17 पे। चीज़ों को मटेरियल कब बोलते हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट है, अगर उस वजह से लोगों का डिसीजन इंपैक्ट हो रहा है या इन्फ्लुएंस हो रहा है। कोई भी चीज़ मटेरियल कब होती है? अगर उस वजह से किसी यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है। दूसरा पॉइंट, मटेरियलिटी को हम लोग साइज के बेसिस पे भी चेक करते हैं और नेचर के बेसिस पे भी चेक करते हैं। तो मटेरियलिटी को दो बेसिस पे चेक किया जाता है, साइज के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे। साइज मतलब अमाउंट, 1 लाख, 2 लाख। नेचर, कभी कभी अमाउंट बहुत छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई लीगल एक्सपेंस 5,000 का रिकॉर्ड नहीं किया, अमाउंट है छोटा, बट आपने लीगल एक्सपेंस का अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब आप यूजर्स को गुमराह कर रहे हो। ऐसा कौन सा केस था जो आप छुपाना चाह रहे हो? तो फिर ये मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट छोटा है बट इसका इम्पैक्ट, इसका नेचर बहुत सीवियर है। तो हमेशा साइज नहीं देखा जाता है, कभी कभी नेचर भी देखा जाता है। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि चीज़ें मटेरियल है कि नहीं है, वो आप कॉमन फाइनेंशियल नीड देखोगे लोगों की। एक यूज़र का कॉमन फाइनेंशियल नीड क्या है? तो 3 बात मैंने आपको बोला। मटेरियलिटी 3 बातों पे डिपेंड करती है कि क्या उस वजह से यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या, तो मटेरियल है। दूसरा, साइज और नेचर की वजह से भी डिपेंड करता है। और तीसरा, जब भी आप मटेरियलिटी को देखोगे तो आप पहले कंसिडर करो कि यूजर्स का कॉमन फाइनेंशियल नीड क्या है। अच्छा, फिर ये सब बेसिक थियरी है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पेज नंबर 19 पे आइए, पेज नंबर 19 पे। बेसिक यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है, तो कुछ 4 एजम्पशन लेके चलता है। जब ऑडिटर ऑडिट करता है, मटेरियलिटी सेट करता है, तो कुछ 4 एजम्पशंस लेके चलता है। वो 4 एजम्पशंस क्या हैं? ऑडिटर को पता होता है, ऑडिटर ये मान के चलता है कि यूजर्स को क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होगी, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होगी। दूसरा, यूजर समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट हो रहे हैं, जो प्रिपेयर हो रहे हैं, वो मटेरियलिटी के हिसाब से हो रहे हैं। तीसरा, यूजर्स ये भी समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाए जाते हैं तो बहुत सारे जजमेंट लिए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, गोइंग कंसर्न्स, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ इन्वेंट्रीज। तो उस वजह से बहुत सारे इनहेरेंट ट्रिक्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और चौथा, यूजर्स अपना जो डिसीजन लेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ऑडिटर जब भी मटेरियलिटी सेट करता है, जब भी चेकिंग करता है, तो 4 एजम्पशन लेके चलता है। पहला, कि यूजर्स को नॉलेज होगी बिजनेस की, क्लाइंट के बिजनेस की। दूसरा, यूजर समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी करते हैं। तीसरा, यूजर ये भी समझता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज प्रेजेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट लिए जाते हैं। और चौथा, यूजर अपना डिसीजन, अपना फैसला इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेगा, ना कि गॉसिप के बेसिस पे लेगा। बाकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मैंने आपको समझा दिया। फिर पेज नंबर 20 पे आइए, यूज़ ऑफ बेंचमार्क्स। ये क्या बोल रहा है कि जब भी हम मटेरियलिटी सेट करते हैं तो हमारे बेंचमार्क्स क्या क्या होते हैं, कि 5,000 मटेरियलिटी रखना है, 10,000 रखना है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। पहले एलिमेंट्स को बेस बना सकते हैं, जैसे एसेट्स, कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, बेस बना सकते हैं। या दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि यूज़र का फोकस किस पे है। मतलब आप यूज़र हो, आप पब्लिक हो, तो आप रिलायंस जैसी कंपनी का, टाटा जैसी कंपनी का क्या चीज़ देखते हो? सेल देखते हो, परचेज देखते हो, क्या देखते हो? तो अगर यूज़र सेल पे ज़्यादा फोकस्ड है, प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो हम उसी को बेस बना लेंगे। तीसरा, नेचर ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो जब भी मटेरियलिटी सेट करेंगे तो नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे कि कौन से लाइफ साइकिल पे है वो, मतलब इनिशियल फेज़ में है कि ग्रोथ फेज़ में है कि मैच्योरिटी फेज़ में है, क्योंकि उसके हिसाब से मटेरियलिटी डिपेंड करेगी।
इनिशियल आप फेज़ में होगे, ठीक है, तो सबको पता है कि सेल बहुत कम होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम मटेरियलिटी सेट करेंगे। और लास्ट में हम जो भी मटेरियलिटी सेट करें वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने सेल को बेस बना लिया, अगले साल आपने प्रॉफिट को बेस बना लिया, अगले साल आपने एसेट को बेस बना लिया, नहीं। कोशिश करो जो भी आप मटेरियलिटी सेट करो उसका बेस कहीं ना कहीं सेम हो, बहुत वोलेटाइल ना हो बेस। देखिए 4 बातें मैंने आपको बोली, ये बेसिक थियरी है। एक ऑडिटर जब बेंचमार्क या मटेरियलिटी सेट करता है तो क्या क्या बेसिस यूज़ करता है कि हमको 5,000 रखनी है मटेरियलिटी, 20,000 रखनी है, मतलब क्या बेसिस होता है उसका। तो एसेट लाइबिलिटीज़ देख सकता है, या फिर ये देख सकता है कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनका फोकस कौन से एरिया पे है। तीसरा, एंटिटी का नेचर देख सकता है, एंटिटी की लाइफ साइकिल देख सकता है। और चौथा, वो ये कोशिश करे कि वो जो भी बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं वो वोलेटाइल ना हो। अच्छा, एक होती है स्पेसिफिक मटेरियलिटी। देखो मैंने आपको 2 शब्द बोला, एक होती है ओवरऑल मटेरियलिटी जो हम प्लानिंग स्टेज में सेट करते हैं, 5,000 रुपये। फिर मैंने आपको बोला परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो कि हम परफॉर्मेंस के टाइम पे सेट करते हैं, एग्जाम्पल 2,000 रुपये। एक होती है स्पेसिफिक मटेरियलिटी। ये क्या होती है, हम लोग एसेट की मटेरियलिटी कुछ और सेट कर सकते हैं, लाइबिलिटी की कुछ और सेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब हम एसेट की चेकिंग करने जा रहे हैं तो हमने मटेरियलिटी रखा 4,000, लाइबिलिटी की मटेरियलिटी रखा 3,000, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मटेरियलिटी। तो पेज नंबर 22 पे यही हेडिंग है, मटेरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब हम स्पेसिफिक मटेरियलिटी क्यों सेट करेंगे या कब सेट करेंगे। तो 3 इसके फैक्टर्स हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इसको स्टार्ट कर लीजिए। पहला, अगर वो एरिया ऐसा है जिसमें लॉ, रेगुलेशन या एफआरएफ उसका मेजरमेंट डिसाइड करता है, उसका डिस्क्लोजर डिसाइड करता है, तो फिर वो एरिया कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो उस एरिया पे आप स्पेसिफिक मटेरियलिटी सेट कर सकते हो। या दूसरा, उस एरिया को लेकर की डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, उस एरिया को लेकर की डिस्क्लोजर्स, की रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, तो मतलब वो एरिया इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे एरिया पे आप स्पेसिफिक मटेरियलिटी यूज़ कर सकते हो। या तीसरा, जहाँ पे लोगों का अटेंशन फोकस्ड है, तो ऐसे एरिया पे आप स्पेसिफिक मटेरियलिटी सेट कर सकते हो। तो स्पेसिफिक मटेरियलिटी कब सेट करेंगे, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो 3 फैक्टर्स हैं। क्या उस एरिया पे लॉ, रेगुलेशन या एप्लीकेबल एफआरएफ इंटरफेयर करता है और हमको बताता है कि किस वैल्यू पे मेजर करना है। दूसरा, क्या उसके की डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, और या फिर क्या उस एरिया पे लोगों का अटेंशन फोकस्ड है। तो अगर ऐसा है तो आप उस एरिया पे स्पेसिफिक मटेरियलिटी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन इन मटेरियलिटी। तो सिंपल चीज़ है कि आपने मटेरियलिटी पहले कुछ और सेट किया, बाद में आप उसको रिवाइज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ आपको नई सर्कमस्टांसेस मिली, होता ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई ऑल टुगेदर, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो ऐसे केस में आप मटेरियलिटी रिवाइज कर सकते हो। लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने जो भी मटेरियलिटी सेट की है, चाहे ओवरऑल मटेरियलिटी हो, चाहे स्पेसिफिक मटेरियलिटी हो, चाहे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हो, या फिर आपने कोई रिवीजन किया होगा मटेरियलिटी पे, ये चारों बातें आप डॉक्यूमेंट करोगे। और डॉक्यूमेंटेशन का एक ही स्टैंडर्ड है, ऐसे 230। तो आप चारों बातें डॉक्यूमेंट करोगे, ओवरऑल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, स्पेसिफिक मटेरियलिटी, या फिर अगर आपने कोई मटेरियलिटी को रिवाइज किया होगा तो आपने क्यों रिवाइज किया, ऐसे क्या हालात थे, तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस ऑडियो के लिए इतना ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ मैं। होपफुली आपने सीखा होगा, रिकॉल किया होगा, रिवाइज किया होगा।